ओके जी, एज यू कैन सी इट्स अ कॉम्बिनेशन चार्ट। बट उन्होंने कॉम्बिनेशन जो है वो लाइन का ही दे दिया। लाइन के साथ किसी और को उन्होंने नहीं जोड़ा, मीन्स बार नहीं दिया, पाई नहीं दिया, टेबल नहीं दिया। सो लाइन के साथ उन्होंने लाइन का कॉम्बिनेशन दे दिया, दैट्स फाइन। मगर ये किस चीज़ का डेटा, हम इसको एक बार ज़रा देख लेते हैं। द क्वेश्चन स्टेटमेंट सेज the first chart below gives information about the money spent by British parents on their children's sports between 2008 and 14. So आपके पास ये यूनिट्स हैं, और यूनिट्स को उससे नाम दिया हुआ है स्पेंडिंग इन पाउंड्स। सो ये 100,000 में नहीं है, सिंपल पाउंड्स में, तो उसका 10 पाउंड, 15 पाउंड, 20, 25, 30, 35 और 40। 2008, 10, 12 और 14, दो दो साल के गैप के साथ उसने हमें डाटा प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो 8 से 14 की एक स्ट्रिक हमारे पास अवेलेबल है। एंड वी नो किस पे पेरेंट्स की स्पेंडिंग है, सिंपल एक इन्फॉर्मेशन है। द सेकेंड चार्ट शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन who participated in 3 sports in Britain over the same period। ठीक है, तो अब हम इसको जरा नीचे कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं, फुटबॉल, एथलेटिक्स एंड स्विमिंग। ठीक है, एंड इसका के जो पेरेंट्स के पैसे स्पेंड करने की बात है वो इन स्पोर्ट्स पे होगी, क्योंकि एज पर द डेटा द अमाउंट स्पेंड इज हियर एंड द चिल्ड्रंस आर हियर। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? मिलियंस। इसका नहीं है कि कितने बच्चे, ये मिलियंस में डाटा। ठीक है, 2.5 मिलियन, 5 मिलियन, 7.5 मिलियन एंड 10 मिलियन। और हमारे पास ईयर्स वो सेम ही है, 8, 10, 12 एंड 14। स्पोर्ट्स तीन है, तीनों को उसने लेबल किया, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी। गुड। सो वी नो वी हैव टू डाटास अवेलेबल। टिप नंबर 1, जब आपके पास कॉम्बिनेशन चार्ट्स आ जाएं और दोनों के अंदर यूनिट्स ही डिफरेंट है, तो इट्स बेटर कि दोनों को सेपरेट एक्सप्लेन करें। एक में यूनिट्स है, हमारे पास पाउंड्स के अंदर पैसे स्पेंड करने की बात आ रही है, दूसरे में हमारे पास जो फिगर है वो पैसों की नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स की, और यहाँ पे पार्टिसिपेंट सारे चिल्ड्रन, और वो भी मिलियंस में। अगर हमने इसको जोड़ के लिखा तो कई बार हमें वो फिगर्स को एक्सप्लेन करने में मुश्किल हो सकती है। इवन तो इतना मुश्किल चार्ट नहीं है, अगर आप इसको कंबाइन करके कर भी देंगे तो अंडरस्टैंडेबल है, मगर कई बार एंटिटी सब ज्यादा होती हैं। एंटिटीज का मतलब है इसमें एक ही एंटिटी है और इसमें आपके पास 3 एंटिटीज है, तो आप जब तीनों को एक्सप्लेन करेंगे तो वो फिर डाटा काफी ज्यादा हो जाता है। तो टिप नंबर 1 यही है कि दोनों को सेपरेट कर लें। कब? जब आपके यूनिट्स डिफरेंट हो। इवन दो ईयर सेम है, पैसों की बात हो रही है और गेम्स भी वही हो रही हैं, बट स्टिल वी हैव डिफरेंट यूनिट्स, सो इट्स बेटर टू डू इट सेपरेट एंड डू इट सेपरेट। अब आ जाते हैं कि लाइन ग्राफ में आपके पास इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से हैं। हाँ जी, जिनको याद है बताना शुरू करेंगे, इंपॉर्टेंट फीचर्स या मेन फीचर्स। जी, आप बोलते जाए, मैं लिखता जाता हूँ। ना करो उस्ताद जी, मेन फीचर्स। डाटा कहाँ से उठाना होता है, कौन सा डाटा लिखना लाजमी, चले इसको इस तरह रिफ्रेश कर देते हैं। आपके पास 2008 का, 10 का, 12 का, 14 का, कम से कम 4 वैल्यूज तो ये अवेलेबल है। अगर आप 8 और 10 के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन खींच दें तो आपको 9 का भी डाटा अवेलेबल है, 11 का भी अवेलेबल है, 2013 का भी अवेलेबल है। इवन तो उसने यहाँ पे लिखा नहीं, मगर डाटा तो इसके अंदर ही होगा। मेकिंग सेंस? तो हमारे पास 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, 7 वैल्यूज अवेलेबल है। कौन सी वैल्यू लिखनी है ना, दैट्स द क्वेश्चन, उसी को मेन फीचर बोलते हैं। हाँ जी, कौन सी? द फर्स्ट, ये बोला आपने? द फर्स्ट, ओके। और कौन सी? द लास्ट, गुड। और जी? द हाईएस्ट, परफेक्ट हो गया। द लोवेस्ट, और जी? और एक और मेन फीचर होता है, फर्स्ट होती है, लास्ट होती है, हाईएस्ट होती है, लोवेस्ट होती है, एक वैल्यू और है जो मेन फीचर्स में आती है, स्टेबल का, मिनल का, और जी? चले चले हम उसको ऐसे ले लेते हैं। अगर कोई वैल्यूज
कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट का वर्ड ले लेते हैं। और कांस्टेंट, और इसके साथ अब एक और ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब है कि वो नॉर्मल वैल्यू नहीं लग रही, अब नॉर्मल लग रही है। ठीक है, उसकी मैं अब आपको एग्जांपल दे देता हूँ, इसको हम ऐसे ही रखते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका चार्ट ऐसे जा रहा था, अचानक एकदम ऐसे चला गया, अचानक में एकदम नीचे आ गया और फिर कंटिन्यू हो गया। अब ये जो एकदम स्पाइक आई है अपर और लोअर, ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ओवरऑल वी कैन सी देयर इज अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, एंड ओवरऑल यहाँ पे भी ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है। जो दरमियान में एक स्पाइक आ गई, एकदम ऊपर एकदम नीचे, ये एक अनयूजुअल सी बात होगी। मेकिंग सेंस? ये हाईलाइट करनी जरूरी है, और इसी के अंदर फिर आपकी मैक्स वैल्यू भी निकल आएगी। इसी तरह अगर मैं इसको डिप करवा दूं, तब भी ये अनयूजुअल हो जाएगी। डिप से मेरा मतलब है ऐसे वैल्यू जा रही हो, एकदम नीचे आ जाए, ऊपर आ जाए और फिर कंटिन्यू हो जाए। तो ये जो डिप होगी, किस पॉइंट पे डिप आया, कितना डिप आया और किस पॉइंट पे वापस आ गया, तो फिर स्टार्ट वैल्यू भी आ जाएगी, एंड वैल्यू भी आ जाएगी। ये आपकी लोएस्ट वैल्यू बन जाएगी बाय डिफॉल्ट ही। ठीक है, जो आपकी एंड वैल्यू है यही आपकी मैक्स वैल्यू बन जाएगी। तो फिर इसका मतलब क्या, आपने मेन फीचर्स पूरे करने होते हैं, मेन फीचर्स पूरे कर दिए, बाकी लिखा कंपेयरिंग फॉर्म में, जॉब डन है। सारी वैल्यूज नहीं डालनी होती, तो मेन फीचर्स आर कि वैल्यू लिखनी कौन सी। एक इसका और कॉम्बिनेशन आ सकता है, ये तो मैंने जरा सिंपल सिंपल सा बना दिया है, जिसको हम जिग जैग कहते हैं, या फ्लक्चुएशन का हम एक वर्ड यूज करते हैं। फ्लक्चुएशन समझते हैं ना सब? मैं एक लाइन ले लेता हूँ इस तरह करके। एक लाइन देखिए कांस्टेंट, और एक जो मैंने भी ड्रॉ की है वो फ्लक्चुएटिंग है। तो फिर हम बताएंगे कि कब ऊपर चलेगी नीचे आ गई, फिर दोबारा कब ऊपर चलेगी नीचे आ गई। इसका मतलब है कि ये इसके अंदर ओवर द कोर्स ऑफ दिस 7 years एक चेंजेस आ रहे हैं। सो वी नीड टू सी के क्या इशू हो रहा है, या वी नीड टू टेल। वी गुड? द रीजन इज दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपकी डिस्क्रिप्शन को रीड करता हूँ, आपने जो मुझे लिख के दिया मैं उसको रीड करूँ, तो समझे मेरे पास ये चार्ट अवेलेबल नहीं है। मैं आपके डिस्क्रिप्शन को पढ़ के कम से कम 80% वैसा चार्ट दोबारा बना सकता, इतना डाटा उसमें होना चाहिए। इसलिए हाईएस्ट, लोएस्ट, कांस्टेंट, अनयूजुअल, मैक्स और मिनिमम सारे बताने होते हैं। स्टार्टिंग में क्या था, एंडिंग पे क्या है। तो क्या होगा कि एक जनरल सी पिक्चर वैसी ही बन जाएगी जैसी अभी हमें प्रेजेंटेड थी, मगर वो डिस्क्रिप्शन से आप बना रहे हैं। मेकिंग सेंस? तो तभी एक वाइस वर्सा हो जाता है, बैलेंस में आता है कि डिस्क्रिप्शन से, लाइक पिक्चर से देख के अगर आपने डिस्क्रिप्शन किया, तो डिस्क्रिप्शन से पढ़ के मुझे पिक्चर भी तो बनानी आनी चाहिए, या वैसी बननी चाहिए। एग्जैक्ट नहीं तो कुछ कुछ। अब एग्जैक्ट क्यों नहीं बन सकती, क्या रीजन? क्वेश्चन के अंदर ही है, क्वेश्चन से मुझे बताना है एग्जैक्ट क्यों नहीं बन सकती। क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा पढ़ें, क्या लिखा हुआ? समराइज द इंफॉर्मेशन। हमने कंपैरिजन से बात कर ली, हमने मेन फीचर से बात कर ली। समरी का तो मतलब ही होता है कि डिटेल्स ना दो, मोटी मोटी बातें बता दो। अगर मैं मेन मेन बातें बता रहा हूं तो मैं पिक्चर की एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना सकता फिर, क्योंकि एग्जामिनर मुझे खुद कह रहा है कि लीव द इंफॉर्मेशन, वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन, जस्ट गिव मी अ जनरल डिटेल। मेकिंग सेंस? तो अगर हम इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो हम सिर्फ मेन मेन बातें लिखते हैं, बाकी बातें छोड़ देते हैं। तो हमारी इसलिए एग्जैक्ट पिक्चर बनाना मुश्किल। एग्जैक्ट तभी बनेगी अगर आप इसको वर्ड बाय वर्ड या डेट बाय डेट प्रॉपर एक्सप्लेन करें। वैसे भी बन सकती है डिस्क्रिप्शन अगर आपने अच्छी लिखी है तो। ऑलराइट, ठीक है। आपने कभी भी कोई नई प्रोडक्ट जब खरीदते हैं, तो उसके अंदर असेंबली इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और साथ उन्होंने पिक्चर्स बनाई होती हैं हर स्टेप के ऊपर, फिर फाइनल प्रोडक्ट की एक शक्ल बनती है। अगर आप उसकी डिस्क्रिप्शन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लें, आप देखेंगे कि जिस स्टेज पे आप होते हैं आपकी जो प्रोडक्ट उसकी शेप ऐसी बन जाती है। इसका मतलब कि वो डिस्क्रिप्शन वर्ड बाय वर्ड लिखी होती है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे बने। मेकिंग सेंस? सो दैट इज नॉट समराइज, दैट इज अ डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन। समराइज का मतलब होता है कि जनरल बात। हाँ जी, यहां तक मुझे बताएं, आर वी ऑन द सेम पेज? हाँ जी, जस्ट लाइक नूडल्स रेसिपी। ठीक है, नूडल्स रेसिपी में भी जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, बस वो कहते हैं पानी गर्म करें, ये थोड़ी बताते हैं किस पतीले में गर्म करना है।
आंच कितनी तेज रखनी है। हाँ, वो मेजरमेंट दे देते कितना डालना है। हम तो कई बार मेजर भी नहीं करते, अपना साबुत अच्छा है गिलास ठीक है। शोरबा ज्यादा नहीं, नहीं शोरबा कट। गुड। डन। चलो जी, मेन फीचर्स का पता लग गया है, तो इसका मतलब है कि नाउ यू नो व्हाट नीड टू डू। अब आ जाती है तो होगी एक सिंगल की बात, अगर आपके पास कॉम्बिनेशन में है। अब यहाँ पे हम मेन फीचर्स दोबारा लिख लेते हैं। एक मैंने ऐड करना है, बाकी वही हैं सारे। ओके, मेन फीचर्स में वही है। नंबर वन, स्टार्ट वैल्यू। नंबर टू, द एंड वैल्यू। नंबर थ्री, again the highest. Number four, again the same, the lowest. Number five, again same, constant. यहाँ आपकी अनयूजुअल। अनयूजुअल में हमने वही देखा, फ्लक्चुएशंस एकदम डिप और एकदम अप। नंबर सिक्स, क्रॉसिंग्स। इंटरसेक्शन या क्रॉसिंग्स। कई बार एक लाइन है जो इंडिपेंडेंट ही जा रही होती है अपने मजे में, जैसे आपकी फुटबॉल की है। और कई लाइंस है जो आपस में क्रॉस कर जाती, इंटरसेक्ट करती हैं एक जगह पे। जैसे आपका 2008 में स्विमिंग के लिए ज्यादा लोग इंटरेस्टेड थे और एथलेटिक्स के लिए कम। तकरीबन 2009 के एंड तक एथलेटिक्स की जो लाइन है वो कांस्टेंट ही है, सेम ही वैल्यू है। कैन यू सी द पोर्शन? इट्स कांस्टेंट ऑलमोस्ट, स्ट्रेट लाइन ही आ रही है। फिर राउंड अबाउट मे बी 2010 में जाके इसमें थोड़ा सा प्रोग्रेशन नजर आया। मगर यहाँ पर जो प्रोग्रेशन है कंपैरेटिवली स्विमिंग से वो जरा ज्यादा हाईएस्ट था, क्योंकि स्विमिंग का एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन आ रहा है, वो एक ही रेट पे इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट इंक्रीज है, मगर एक ही रेट पे जा रहा है। मगर एथलेटिक्स का कांस्टेंट रहा, और ये जो इंक्लाइन है ये काफी स्टीप है एज कंपेयर टू स्विमिंग। और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट आया जब इसने एक्चुअली स्विमिंग को टेक ओवर कर लिया, ज्यादा बच्चे अब एथलेटिक्स में जा रहे थे, स्विमिंग में नहीं जा रहे थे। और वो जो पॉइंट है वो राउंड अबाउट आपका 11 का बन रहा है, ना 10 का ना 12 का। मेकिंग सेंस? ये बड़ी खास बात है बताने वाली कि एथलेटिक्स ने स्विमिंग को टेक ओवर कब कर लिया, कब ज्यादा बच्चे अब एथलेटिक्स में जा रहे थे, स्विमिंग में नहीं। एंड देन फिर ये पीक पे गया और उसके बाद इसका एक फिर फर्दर थोड़ा सा डिक्लाइन आया। गुड। सो ये एक ऐसी बात है कि जितनी बार लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट्स बताने बड़े जरूरी थे, कब ऊपर चला गया, कब ये नीचे आ गया, एंड सो ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये ऊपर गया और ये नीचे भी आ जाती लाइन, तो फिर ये बताना था कि एक टाइम आया था जिसमें एथलेटिक्स का मे भी ट्रेंड आ गया हो, लोग ज्यादा एथलेटिक्स में जा रहे थे, बट अचानक से फिर उसमें डिक्लाइन आ गया, तो मे बी अगर ये लाइन ऐसे नीचे भी आ जाती, फिर हम ये कहते हैं कि 11 में ये टेक ओवर कर गई थी, मगर तकरीबन 13 में आके 2 साल के स्टेंट के अंदर फिर स्विमिंग ऊपर चली गई। मगर स्विमिंग का थ्रू आउट एक कॉन्स्टेंट प्रोग्रेशन है। एथलेटिक्स थोड़ी ऊपर नीचे होती रही, जो कि अभी भी फ्लक्चुएटिंग के अंदर ही, ऊपर गई और एंड पे जाके फिर डिप हो रही। गुड। ये वो चीजें जो आपने एनालाइज करनी होती हैं, बाकी मेन फीचर्स यही हैं। ये ऑलरेडी आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं, हाईएस्ट, लोएस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, स्टार्ट एंड सो ऑन। तो स्टार्ट की वैल्यू होगी 2008, इसका मतलब कि ये सारी जो स्टार्ट की वैल्यूज है तीनों की, ये तीनों डालनी पड़ेंगी। एंड की वैल्यू होगी ये। अगर यही हाईएस्ट और लोएस्ट है, स्टार्ट और एंड इकट्ठा ही लिख देना है कि स्टार्ट भी यहाँ से हो रहा है, लोएस्ट भी है। जैसे एथलेटिक्स में स्टार्ट भी 2008 क्या है, लोएस्ट भी हो गया, स्विमिंग में भी सेम है। फुटबॉल में नहीं, फुटबॉल में स्टार्ट डिफरेंट है और मिनिमम डिफरेंट है, मैक्सिमम डिफरेंट है, मगर जो मैक्सिमम है वही उसका एंड वाला भी है। मेकिंग सेंस? ये वो चीजें आपने ऐड कर देनी है, एग्जामिनर आपको कहेगा ओके द कैंडिडेट इज गेटिंग द पॉइंट। हाँ जी, आगे गुड। ठीक है, आखिरी चीज उसके बाद बस छुट्टी। टाइम है हमारे पास, ओह, प्लेंटी ऑफ टाइम। स्ट्रक्चर में 4 पैराग्राफ हैं। नंबर वन इज द इंट्रो। इंट्रो के अंदर आप ऊपर वाली स्टेटमेंट को ही रिफ्रेश कर देते हैं, बस इसमें थीसिस नहीं डालना, नो आई ना मी। ठीक है, जैसे हम टास्क 2 में करते हैं, सिंपल आपने
उसी बात को दोबारा लिखते हैं। तो इसमें इंट्रो में अगेन हम टास्क 2 वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं, पैराफ्रेजिंग। इसको भी मैं छोड़ता हूँ ज़रा। आपका जो तीसरा और चौथा पैराग्राफ है ये डिटेल्ड पैराग्राफ होते हैं, जिसको हम मेन पैराग्राफ्स भी कह देते हैं। इन पैराग्राफ्स के अंदर आप एक्चुअली मेन कंपैरिजंस लिखते हैं, जैसे एवरेज है, अराउंड है, कितना है, और इसके साथ आप फिगर्स को ऐड करते हैं, किसमें कितने पैसे कब कब स्पेंड किए। गुड। एंड सो ऑन। जैसे मैंने कहा था, दोनों की यूनिट्स डिफरेंट है तो डिफरेंट कर लें। अब इसमें डाटा कम है, इसका पैराग्राफ छोटा बन गया है, इसमें डाटा ज़्यादा, इसका पैराग्राफ बड़ा बन गया है, इसलिए इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपेयरिंग वर्ड्स मैंने ऑलरेडी इसमें हाईलाइट किए। बात है इस पैराग्राफ की। ये पैराग्राफ समझना है। जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है उसका मैं पैराग्राफ ये वाला भी लिखवाऊंगा आपसे, फिर उसके बाद छुट्टी मिल जाएगी आपको। इसको समझना आपने। दिस सेकंड पैराग्राफ इज नोन बाय द नेम ऑफ ओवरव्यू। टास्क 1 में कंक्लूजन नहीं होता। प्लीज मेक श्योर कि आप मॉक्स में बिल्कुल गलती ना करें, इसलिए आपने इसकी असाइनमेंट्स करनी है, ताकि हम असाइनमेंट्स में ही आपको क्लियर कर दें। टास्क 1 में पहला पैराग्राफ इंट्रो, दूसरा ओवरव्यू, फिर मेन पैराग्राफ, इसमें कंक्लूजन नहीं होता, अब्रप्ट स्टॉप होता है। टास्क 2 में पहला पैराग्राफ इंट्रो, दरमियान में मेन पैराग्राफ जिसमें डिटेल्स, और आखिर में कंक्लूजन। गुड। ठीक है। अब ये ओवरव्यू क्या होता है? ओवरव्यू इज द जनरल एनालिसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, जनरल एनालिसिस। चलें यहाँ पे फिर कल के मैच की बात कर लेते हैं, ठीक है। कल अगर जब स्टेडियम में ऐसे वो कैमरा घुमाते हैं, तो ज्यादा जो पब्लिक थी किस टीम से रिलेटेड थी? ठीक है, चलिए हम ग्रीन और ब्लू शर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आप स्टेडियम में जैसे वो कैमरा घुमाते हैं, ऑडियंस दिखाते हैं सारी, तो ज्यादा ब्लू शर्ट्स नजर आ रही थी कि ग्रीन? ब्लू। जनरल एनालिसिस, मैंने आपसे डिटेल तो नहीं पूछी, किस हिस्से में ज्यादा ब्लू था, कितना नंबर था उसका, कितनी देर तक ब्लू कलर ज्यादा नजर आता रहा, ये डिटेल्स है। जनरल ओवरव्यू की अगर एक नज़र दोहराएं, स्टेडियम में मे बी वहां पे कोई 20 से 30 हज़ार लोग बैठा होगा, तो ये ब्लू शर्ट ज्यादा नजर आ रही थी। जनरल एनालिसिस। गुड। सो वी कैन से द ब्लू टीम सपोर्टर्स वर मोर एज कंपेयर टू द ग्रीन टीम सपोर्टर्स। मेकिंग सेंस? ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं जनरल एनालिसिस इसका, वी कैन क्लियरली सी इट इज हैविंग एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। इसका जनरल एनालिसिस की बढ़ ही रही है वैल्यू, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साल बढ़ रहे हैं, अमाउंट भी बढ़ रहा है। अगर मैं इनका जनरल एनालिसिस पूछूं, तो ओवरऑल फुटबॉल का ट्रेंड हाई ही है एज कंपेयर टू उसके स्टार्टिंग वैल्यू से। हाँ, बीच में एक स्लाइड डिप आया मगर वो ऑलमोस्ट हाई है। स्विमिंग जो है वो कांस्टेंट प्रोग्रेशन पे है। एथलेटिक्स जो है वो फ्लक्चुएशन पे, मींस नीचे, ऊपर, फिर नीचे। तो ऊपर और नीचे जब कोई चीज होती है दोबारा, तो वो फ्लक्चुएट करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें स्विमिंग का जो जनरल ट्रेंड है वो प्रोग्रेशन का है, एथलेटिक्स का फ्लक्चुएशन का है, और फुटबॉल का भी काइंड ऑफ फ्लक्चुएशन है। तो आप इसके दो जुमले बना सकते हैं कि एथलेटिक्स एंड फुटबॉल इज शोइंग अ फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड, वेयर एज स्विमिंग इज शोइंग अ कांस्टेंट प्रोग्रेशन या इंक्रीजिंग ट्रेंड। कोई वैल्यू नहीं दी है, कुछ नहीं बताया कितना था, स्टार्ट क्या था, एंड क्या था, कुछ नहीं, ओवरऑल एक बात की। मेकिंग सेंस? गुड। ठीक है, चलिए फिर टेस्ट कर लेते हैं। होमवर्क क्वेश्चन पे आ जाए जरा। इसका मुझे सिर्फ ओवरव्यू लिख दें। वी हैव 3 कंट्रीज, जापान, स्वीडन एंड यूएसए। और ये बताना है आपने कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो 65 एंड प्लस में कितने लोग होंगे, ओवरऑल एनालिसिस दें। ठीक है। ओवरव्यू का पैराग्राफ, सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है, नो मोर देन दैट, सिर्फ ओवरव्यू लिख दें, डिस्कशन करके इसको क्लोज कर दें। ठीक है जी, आपके पास 4 मिनट काफी है, 4 मिनट्स। ठीक है, 4 मिनट्स। जस्ट राइट द ओवरव्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। जब भी आपने ओवरव्यू लिखना है, ऑलवेज जस्ट फॉलो द लाइंस, एनालाइज करें इसको, ठीक है, वन बाय वन करके कर लेते हैं। जो हमारी सबसे सॉलिड लाइन है वो यूएसए की शो हो रही है। तो अगर मैं इसके साथ इसको थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करूं, सो इट्स स्टार्टिंग मे बी बिटवीन 9%, देन इट शोज गोइंग अप, देन इट शोज डाउन।
तो एक वैल्यू पहले ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है और फिर ऊपर जाती है, उसके लिए सबसे अच्छा वर्ड फ्लक्चुएटिंग होता है ओवरव्यू के अंदर। इसका है कि हम उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दें फिर तो हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। अगर मैंने इसको वन लाइन और वन वर्ड में एक्सप्लेन करना है तो फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का मतलब ये है कि वैल्यू ऊपर और नीचे हो। मेकिंग सेंस? इसी तरह अगर आप ये डॉटेड लाइन को लें जो कि स्वीडन को रिप्रेजेंट कर रही है, उसका भी ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड है, यूएसए के साथ साथ ही पहले नीचे से ऊपर गई, फिर यहाँ पे स्लाइड डिप आया, फिर दोबारा ऊपर, फिर डिप और फिर ऊपर। फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड। अगर मैं जापान का लूं तो इसका भी ऊपर नीचे कांस्टेंट, ऊपर ऊपर ऊपर। तो ऊपर नीचे ऊपर, इसका एक ही लाइन में तीनों लाइंस कवर हो सकती थी। ऑल द कंट्रीज, ये यहाँ जापान स्वीडन एंड यूएसए ऑल आर शोइंग फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड। एक ही लाइन में फड़क गया। लेट्स सपोज आपको थोड़ा सा हायर बैंड चाहिए, आप कहते अच्छा थोड़ा मजा नहीं आया, थोड़ा और होना चाहिए, ठीक है। हाँ ज्यादा शॉर्ट। अब बैंड्स की बात आ गई ना, जिसको मेरे जैसे को कि 4.5 5 चाहिए, मैं तो इतना लिख के आ जाऊंगा, मैं कहूंगा भाई बस मैंने नहीं आना। गुड। ज्यादा लिखे ना, ज्यादा लिख सकते हैं। अब सर की बात करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आई नीड सम एक्स्ट्रा बैंड्स। व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू सी क्या ट्रेंड्स किस तरह आ रहे हैं हमारे पास, कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। दिस इज द वे टू एनालाइज। मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ। ये मेरी लाइंस आ सीधी रही है मगर वो पूरी डेट के ऊपर नहीं आ रही, नहीं मैं इसको रबी कर देता हूँ। फिर आप कहेंगे सर आपने पूरी पूरी नहीं लगाई थी लाइन। ओके, यार ऊपर से सही लाइन सही खींचती है मेरे से, ये समझ आना मैंने सही सी लाइन लगाई। अच्छा, ओके यू कैन चेक इन द पोर्शंस। इस डेकेड में क्या हो रहा है, मीन्स ये 2 डेकेड्स हैं, 40 से 50 10 साल, 50 से 60, ये 2 डेकेड्स हैं। इन 2 डेकेड्स में, अच्छा जी, हमारे पास दो का इंक्रीजिंग ट्रेंड है और एक का डिक्रीजिंग है। नजर आ गया? इस डेकेड में क्या होगा, इस डेकेड में फिर यूएसए और स्वीडन है इंक्रीजिंग है और जापान का कांस्टेंट हो गया। इस डेकेड में क्या हो रहा है, इस डेकेड में यूएसए भी नीचे आ गया, स्वीडन भी नीचे आ गया। इसका मतलब कि यूएसए और स्वीडन का 2000 तक सेम चल रहा है और जापान यहाँ पे इंक्रीजिंग में जाना शुरू हो गया। यू कैन सी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। जो आपका 2000 से 2020 का है, इसके अंदर काफी ज्यादा चेंज हो गया। इसमें एक तो स्वीडन बाईपास कर गया यूएसए को और ठीक ठाक बाईपास कर गया है, जो कि यूएसए कांस्टेंट में जा रहा है और जापान इंक्रीजिंग में जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर जापान और स्वीडन का सेम हो गया है और यूएसए का कांस्टेंट हो गया है। और अगर आखिरी डेकेड में देखें तो सारे इंक्रीजिंग ट्रेंड में और ठीक ठाक। यहाँ पर जितना इंक्रीज है वो सबसे शार्प है एज कम्पेयर टू द एंटायर प्रीवियस 80 ईयर्स। गुड। अब आप ओवरव्यू क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1940 ईयर्स आप डाल सकते हो ओवरव्यू के अंदर, वैल्यू नहीं डालनी होती कि 40 में क्या वैल्यू थी और 80 में क्या थी। From 1940 till 1980, USA and Sweden is showing an increasing trend, whereas Japan is showing fluctuations. And in later half, या in the end or in the futuristic years, क्योंकि 2040 तभी नहीं आया, हम अभी 2025 में हैं। आप कह सकते हैं in the futuristic years, it is predicted that all the countries are going to have high values over the proportion of 65 age and older. Good. ये भी एक एनालिसिस आ गया। ओके ओके, पहले वाले पे दोबारा चलते हैं। लेट्स सपोज मैं स्टूडेंट हूं, मैं कहता हूँ यार 5 नहीं 5.5 होना चाहिए, 0.5 ऊपर कर दिया। कितना? 0.5। एक लाइन और ऐड करते हैं, हमने एक लाइन लिखी, ऑल द कंट्रीज आर शोइंग फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड, एक लाइन में कवर किया। मैं एक प्रिडिक्शन की लाइन डाल देता हूँ, इन द ईयर्स कमिंग, या इन द फाइनल पोर्शन ऑफ द ग्राफ, ऑल द कंट्रीज आर शोइंग इंक्रीजिंग, शार्प इंक्रीजिंग ट्रेंड। ये सारी वैल्यूज शार्प, जितना यहाँ पे स्टीप आपको चार्ट नजर आ रहा है उतना पीछे कहीं पे भी नहीं नजर आया। दो लाइनें ऐड हो गई, चले 5.5 से 6 कर देंगे, वो कहेंगे ठीक है ओवरव्यू ओके हो गया। गुड। सो ओवरव्यू लिखना इतना मुश्किल नहीं, इट्स जस्ट कि आप लाइंस को जरा ध्यान से एनालाइज कर लें, देन मेक अ स्टेटमेंट। अब आपको जितना बैंड चाहिए उतनी आप सोफिस्टिकेशन इसको डाल दो। गुड। ठीक है, वही वाला मुहावरा, जितना गुड़ उतना मीठा, क्या है, जितनी शक्कर, क्या है मुहावरा? नहीं आता, पहले वाला सही था, गुड़ वाला सही था, शक्कर वाला सही था। चलो ठीक है, गल समझ आ गई है। बस ठीक है, गल समझाने से मुहावरा आगे पीछे हो गया, खैर।
So it's the way, the more you want the band, obviously the more sophistication and the data you need to put, उसको उतना प्रोसेस करना है। बाकी जनरल जनरल रखना है, ओके काम है। हाँ जी, आगे गुड। ठीक है, ओवरव्यू हमने मिलकर कर लिया है, बाकी असाइनमेंट मुझे कल चाहिए। ठीक है जी, कोई सवाल तो नहीं, पहले बता दें, एनी क्वेश्चंस? सर यस मैम। सर ये जो हमने इससे पहले वाला जो असाइनमेंट किया, जो पहले वाला चार्ट किया है, उसमें जो है ना एक वो सेकंड पाउंड्स बॉयज, वगैरह सर एक सेकंड। मिश्र जरा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज कम आ रही है, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली, दोबारा पूछिएगा प्लीज। तरफ आ रही है। जी जी, आवाज आ रही है मगर थोड़ा सा ऊंचा। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे पहले वाला हमने ग्राफ किया उसमें जो पाउंड्स मेंशन थे, तो हम जो है वो सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं करेंसी को, या हम क्या बोलते हैं उसको लिखेंगे वर्ड्स में? आप करेंसी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आपको उसका प्रॉपर साइन आता है तो, अदरवाइज पाउंड है तो फिर पाउंड से ही लिखना है, अगर करेंसी का साइन नहीं आता तो। ठीक है, जी क्योंकि सर। जैसे यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग लिखा है और मैंने जो आंसर है उसके अंदर पाउंड्स का साइन बनाया हुआ है, सो सर यस। हम रुपीस को भी जैसे PTR में लिख सकते हैं? हाँ, रुपीस को लिख सकते हैं, अगर वो पाक रुपीस हैं तो पी के आर। ओके सर। पी तो तभी आएगा ना, पाकिस्तान का रुपया होगा जी तो। जी हाँ सर। ठीक है, ठीक हो। चलिए ठीक है। हाँ जी, वी गुड। चलिए ठीक है, ओके जी, आई एम साइनिंग ऑफ, अपना ध्यान रखें, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है।